काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि आइडियल गैसेस के लिए मानी जाती है, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि ये आइडियल गैसेस के लिए लगेगी। इसका कंपेयर में जितनी भी गैस है उस गैस को इकट्ठा कर लो और मुट्ठी में बंद कर लो। इस मुट्ठी में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा ना, वो इस कमरे के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। फिजिक्स में आप 5/2 पढ़ते हैं, 7/2 पढ़ते हैं, क्योंकि वहां आप हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करते हैं। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में वी डू नॉट काउंट एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अधिकतर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक रेंज ऑफ स्पीड में चल रहे होंगे, बहुत कम स्पीड वाले भी नहीं होंगे और बहुत ज्यादा स्पीड वाले भी नहीं होंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है तुम सबके मेरे प्यारे प्यारे रफ्तारियंस। मैं हूं तुम्हारा ऋतिक सर और चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका है आज छठा लेक्चर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम गैसियस स्टेट की इस कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, जरा याद कर लो। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या, जरा याद कर लो। हमने पढ़ लिया है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इतना हम कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि आइडियल गैसेस के लिए मानी जाती है, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि ये आइडियल गैसेस के लिए लगेगी। ठीक है ना, जिसको हम अज्यूम करते हैं जो कि आइडियल गैसेस के लिए लगेगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं, तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो गैस के मोशन से डील करती है। गैस के किससे डील करती है? मोशन से डील करती है। ठीक है ना, ये गैस के मोशन से डील करती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और आइडियल गैस के ऊपर लगाते हैं इस थ्योरी को। तो आइडियल गैस जो होती है, इस थ्योरी की जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, ऐसा माना जाता है कि आइडियल गैस जो भी होगी वो इस थ्योरी की सारी बातों को मानेगी। अगर कोई गैस आइडियल है तो वो आइडियल केवल तब हो सकती है अगर वो इस थ्योरी की सारी बातों को माने। तो अगर कोई गैस आइडियल है और वो इस थ्योरी की सारी बातों को मान रही है, तो क्या हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट्स हैं इसके? पहला पोस्टुलेट है गैसेस आर मेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। गैसेस जो होती हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। गैसेस आर मेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। गैसेस बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक गैस के आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं बच्चे साइज एंड शेप के, साइज एंड शेप के। दूसरा, गैस मॉलिक्यूल्स आर so far from each other that there is practically no interaction। इंटरैक्शन का मतलब बेटा अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन them। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया ना गैस की टेंडेंसी होती है पूरे के पूरे वेसल को घेरना। तो पूरे के पूरे वेसल को घेरने के चक्कर में गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में प्रैक्टिकल लेवल पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज compared to volume of the container in which
गैस इज केप्ट, मतलब एक कंटेनर है मेरे पास जिसमें गैस भरी हुई है। अगर मैं गैस के सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर लूं, फिर इकट्ठा करके इस मुट्ठी में बंद कर लूं, इस कंटेनर में जितनी भी गैस है उस गैस को इकट्ठा कर लूं और मुट्ठी में बंद कर लूं, इस मुट्ठी में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा ना, वो इस कमरे के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। मतलब गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा मिला के, वो इस कमरे के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि गैस का मॉलिक्यूल जो है वो पूरे बर्तन में कहीं भी घूम सकता है। ये है मतलब वॉल्यूम नेग्लिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस टर्म का कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि गैस का जो मॉलिक्यूल है इट कैन वॉन्डर इन द होल वेसल फ्रीली, इट कैन वॉन्डर इन द होल वेसल फ्रीली, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, अपना कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है ना। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बेसिकली क्या मतलब है इस बात का, यह भी मैं आपको थोड़ी देर में जब रियल गैस पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। जब मैं आपको रियल गैस पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। चौथा, गैस मॉलिक्यूल्स always do रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डू रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं, है ना। जब रैंडम मोशन करेंगे तो इनमें कोलिजन होंगे, तो कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, पहले अपन लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा सारे के सारे, आर random collisions between gas molecules and between molecules and walls of vessel are perfectly elastic, perfectly elastic। ठीक है ना। परफेक्टली क्या, परफेक्टली इलास्टिक। फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल्स, वॉल की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो, ऑफ vessel is called pressure। तो प्रेशर कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ईच गैस molecule has different velocity but the average translational kinetic energy of gas depends only on temperature, depends only on temperature। ठीक है ना, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती। क्या मतलब है, हम इन सारी बातों का वो समझ लो, ये सारे पॉइंट जो लिखाए हैं वो समझ लो पहले कि क्या कहना चाहता हूं मैं तुमसे। देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने भर रखी है गैस, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने भर रखी है गैस। ठीक है ना। अभी जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, कंटेनर है, कंटेनर में भर रखी है गैस। पहली बात तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ये बड़े छोटे छोटे होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना ये बड़े छोटे छोटे होंगे। और अगर इसमें सिंगल गैस भरी है तो सिंगल गैस के सारे मॉलिक्यूल्स, एक ही गैस के सारे मॉलिक्यूल्स साइज में, शेप में, रंग में, रूप में, आकार में एक जैसे होंगे।
ठीक है, रूप में आकार में एक जैसे होंगे। एक बात। दूसरी बात, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पूरा बर्तन घेरते हैं तो इतने दूर दूर चले जाते हैं बर्तन घेरने के चक्कर में कि प्रैक्टिकली इनके बीच में कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बनता है, फ्री होते हैं ये। इनके बीच में प्रैक्टिकली कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन कुछ नहीं लगता, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं। तीसरी बात, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द कंटेनर के वॉल्यूम, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चौथी बात, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं सारे नशे में होते हैं और इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती, हर मॉलिक्यूल मस्त घूम रहा होता है, जैसे जहां मौका मिलता है वो वहां चला जाता है। अब जब ये रैंडम मोशन करेंगे, भाई एक कमरा है और एक कमरे में 20 लोग बंद है, अचानक से तुमने कमरे के अंदर आवाज लगा दी कि इस कमरे में बम है, तो भगदड़ मचेगी। भाई मैं भी क्या बोलूं, कमरा है, कमरे में एक छोटा सा गेट है और 20 लोगों को निकलना है। नॉर्मल सिचुएशन है, 20 लोगों ने लाइन निकाल ली, लाइन लगा ली, तसल्ली से निकल गए, लाइन लगा ली, तसल्ली से निकल गए, ठीक है ना। एक गेट है और लाइन लगा ली, लोगों ने तसल्ली से निकल गए, ठीक। अब तुमने वही कमरा लिया, उस कमरे में 20 लोग रखे, गेट बनाया, लेकिन अब तुमने कह दिया कि इस कमरे में बम है जो 20 सेकंड बाद फट जाएगा, तो अचानक से कमरे में भगदड़ मच जाएगी ना भगदड़। और लोग क्या करेंगे, लोग इधर उधर भागना शुरू करेंगे। जब इधर उधर भागेंगे टकराएंगे एक दूसरे से टकराएंगे, कमरे की दीवारों से भी टकराएंगे, है ना, ये टक्करें होंगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है इस टक्कर में कोई एनर्जी लूज नहीं होती, जो भी कोलिजन्स होते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी टक्कर लूज, इस टक्कर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है ना। बस होता क्या है, गैस का मॉलिक्यूल जब वेसल की वॉल से टकराता है तो एक प्रेशर लगाता है। गैस का मॉलिक्यूल जब वेसल की वॉल से टकराता है तो एक प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज पी, दैट प्रेशर इज नोन एज पी, इसे प्रेशर बोलते हैं, पी को, मतलब एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक। अब क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मोशन होता है रैंडम होता है और एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली गैस के आप क्या नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली गैस के मॉलिक्यूल्स आप क्या नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। इट इज इंपॉसिबल फॉर यू टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बाबू जी। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हर गैस का मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, हर गैस का मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा, लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन द टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आप केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। हमारे यहां केमिस्ट्री में आप केवल ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे, वी विल नॉट कंसीडर एनी अदर काइंड ऑफ द मोशन, ना रोटेशनल, ना वाइब्रेशनल, ना जायरेशनल, ना फायरेशनल, कुछ नहीं, केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन, केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। अब क्या कहता है ना, क्या होती है कहानी, कहानी देखिए, ये एक वेसल है जिसका वॉल्यूम V है ना, और इसकी वॉल्स के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वेसल में आपने गैस भर रखी है, जो इसके वॉल्स के ऊपर P का प्रेशर लगा रही है। वॉल्यूम ऑफ गैस V होगा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर, प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, P होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैपिटल N होगा, मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कितना होगा, मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल होगा स्मॉल m, मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल होगा स्मॉल m, ठीक है ना। तो एज पर केटीजी
एक रिलेशन होता है किस किस में, प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में। प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में देयर इज अ रिलेशन। व्हाट इज दिस रिलेशन? व्हाट इज दिस रिलेशन? व्हाट इज दिस रिलेशन? व्हाट इज दिस रिलेशन? PV is equal to 1/3 mn VRMS whole square. PV is equal to 1/3 mn VRMS whole square. ठीक है, PV is equal to 1/3 m into n VRMS whole square. ठीक है भाई साहब, इसमें m क्या है? एक गैस के मॉलिक्यूल का मास है, n है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, VRMS गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर। ठीक है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है भाई साहब। अब भाई साहब ऐसा है कि अगर n बराबर Na हो जाए, अगर n बराबर Na हो जाए, मतलब अवोगाद्रो नंबर हो जाए, तो एक गैस का मॉलिक्यूल इनटू अवोगाद्रो नंबर, ये हो गया एक गैस के, भाई एक गैस का मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू अवोगाद्रो नंबर ऑफ मास, मतलब एक मोल हो गया। एक मोल का मास हो गया मोलर मास, इसे बोल देंगे कैपिटल एम। क्या बोल देंगे? कैपिटल एम। एक मोल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एक मोल बराबर एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास। तो पीवी बराबर कितना आ जाएगा यहां से? 1/3 MVRMS का होल स्क्वायर। VRMS एक प्रकार की वेलोसिटी होती है जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है ना, VRMS अगर वेलोसिटी होती है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में अभी आऊंगा। ठीक है, VRMS के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब ध्यान दो बेटे, है ना, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल वो कितनी होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल वो कितनी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m इंटू VRMS का होल स्क्वायर। VRMS एक प्रकार की एवरेज वेलोसिटी होती है। VRMS जो होता है वो एक प्रकार का एवरेज होता है, क्योंकि आप हर एक गैस के मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी तो निकाल नहीं सकते, तो आप एवरेज वेलोसिटी लेके चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी का ही एक प्रकार होता है आरएमएस वेलोसिटी, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, पीवी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ये होगा बेटा 1/3 MVRMS का होल स्क्वायर 1/2 MVRMS का होल स्क्वायर। ये काटे वो काटे, ये आ गया 2/3। तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एवरेज आ जाएगा निकल के 3/2 PV, 3/2 PV। और काइनेटिक एनर्जी एवरेज, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल गैस के ऊपर ही लगाते हैं, और आइडियल गैस के ऊपर हम पीवी बराबर एनआरटी लगा सकते हैं। पीवी बराबर एनआरटी, यहां से आ गया 3/2 RT। ये 3/2 RT कितने मोल के लिए आया है? ये आया है पर मोल ऑफ गैस के लिए। एक मोल के लिए लिख दिया हमने 3/2 RT, एक मोल के लिए लिख दिया हमने 3/2 RT। टोटल काइनेटिक एनर्जी एवरेज, मान लो अगर कंटेनर में n मोल भरे तो 3/2 nRT। मान लो कंटेनर में n मोल भरे हैं तो 3/2 nRT। ठीक है ना, ये हो गया। अगर मान लो मेरे को निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मेरे को मान लो निकालनी है कि एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो मेरे को पता है कि एक मोल की कितनी है, और एक मोल का मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? Na। तो Na मॉलिक्यूल की इतनी है, एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो R/Na कर दूंगा। R/Na
Na कर दूंगा, हाँ या ना, R बाई Na कर दूंगा, तो इसको लिख दूंगा 3/2 R बाई Na इंटू टी, 3/2 kBT, 3/2 kBT। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकल आएगी 3/2 kBT पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पे केबी क्या है? केबी को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये वैल्यू होती है इसकी, केबी बराबर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये तो होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालने में हमारी मदद करती है। ध्यान देना, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। फिजिक्स में आप 5/2 पढ़ते हैं, 7/2 पढ़ते हैं, क्योंकि वहां आप हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करते हैं। हमारे यहां केमिस्ट्री में वी डू नॉट काउंट एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी ओनली काउंट व्हाट? वी ओनली काउंट ट्रांसलेशनल DOF, वी ओनली काउंट ट्रांसलेशनल DOF। केवल हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही काउंट करते हैं। ठीक है ना, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही काउंट करते हैं। ध्यान देना, टेम्परेचर जो यहां पर लिया जाएगा, ध्यान देना, टेम्परेचर जो यहां पर लिया जाएगा वो केल्विन में लिया जाएगा हमेशा की तरह। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 and total kinetic energy for 3 mole O2 at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है पर मोल? 3/2 RT। ठीक है, तो 3/2 एनर्जी या तो जूल में होती है कैलोरी में, तो आप रखेंगे 8.314 300। आसान कर लीजिए, 25/3 300, ये काटे 3750 जूल, 3750 जूल। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, 3 मोल है तो nRT, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3/2 3, R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर वही 300, ये काटे 11,250 जूल। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, इंटू 3। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 3। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस and pressure of gas per unit volume can be related as A, P बराबर 2/3E, 3/2E E, सॉल्व करना है बेटा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में रिलेशन निकालना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन इस टाइप का ड्राइव किया है। कहां है वो रिलेशन? ये रहा।
पीवी अपॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3, जानते हैं ना। तो हम जानते हैं कि पीवी अपॉन के ई एवरेज ये कितनी होगी 2/3। पीवी बराबर 2/3 के ई। क्वेश्चन में यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, वी की जगह क्या रख दो 1 रख दो। पी बराबर 2/3 ई, पी बराबर 2/3 ई। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, पी बराबर 2/3 ई। ठीक है, पी बराबर 2/3 ई। ठीक है, गैस चाहे कोई सी भी हो, गैस चाहे कोई सी भी हो, ठीक है ना, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ये खास बात है गैसेस की। सुनने में बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम जिंदा हैं तो इसी बात की वजह से जिंदा हैं। अगर आप थॉट देके देखें भाई साहब, इफ यू थिंक तो व्हाट यू विल फाइंड इज, अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा भाई साहब कि क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस है, हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है ना। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हर जगह मौजूद है, क्योंकि किसी सेम टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। तो आप जितनी स्पीड से ऑक्सीजन खींचते हैं उतनी ही स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं। अगर मान लो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती, मास पर डिपेंडेंट होती, तो ऑक्सीजन हल्की गैस है, ज्यादा ताकत से अंदर जाती स्पीड से, और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी स्पीड से बाहर नहीं आ पाती, काइनेटिक एनर्जी कम होती। और अगर नहीं बाहर आ पाती तो क्या होता, आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भरती चली जाती और एक दिन के बाद फेफड़े फट जाते, है ना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है इसका नाम है बच्चों मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, और ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट इज impossible for us to calculate the speed of individual molecule. It is impossible for us to calculate the speed of individual molecule. हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं निकाल सकते। या तो ये सारे के सारे एक स्पीड से चल रहे होते तो समझ में आता था, लेकिन ये सारे के सारे एक स्पीड से चल नहीं रहे होंगे क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है, तो इनके बीच में टक्करें हो रही होंगी और टक्करों की वजह से लगातार इनकी डायरेक्शन बदल रही होगी। वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड अगर नहीं भी बदला तो डायरेक्शन तो बदल ही रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदलता है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और हम हर एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल स्पीड वी कैन नॉट कैलकुलेट। इट इज इंपॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। देन व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने किया था जो भी किया था। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या देखा, इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की और एक मैथमेटिकल इक्वेशन को लेकर इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, एंड दैट ग्राफ इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। इस ग्राफ को हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर इन्होंने लिया, इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर इन्होंने लिया फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इस ग्राफ के इस पर लिया उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, दोबारा से लिख दूं, काफी नीचे पहुंच गया ना। फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और इधर हमने क्या लिखा, इधर हमने लिखा स्पीड। हमने नहीं लिखा, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने लिखा। भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने यह देखा
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने यह देखा कि अगर मैं मान लू किसी गैस को किसी बीकर में कंटेन कर लूं, ये ख्याल कहां से आया, पहले ख्याल समझ लो, ख्याल कहां से आया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने यह देखा कि अगर मान लो मैं गैस को कंटेन कर लूं, है ना, मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर है, टेम्परेचर मैंने 27 डिग्री ले लिया, एक समय पर नापा तो प्रेशर कितना निकल के आया, प्रेशर निकल के आया 5 एटमॉस्फेरिक। एक समय पर नापा तो प्रेशर कितना निकल के आया 5 एटमॉस्फेरिक। थोड़ी देर बाद गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर फिर नापा तो फिर निकल के आया 5 एटमॉस्फेरिक। थोड़ी देर बाद फिर नापा तो फिर निकल के आया 5 एटमॉस्फेरिक। 1 घंटे बाद नापा तो भी 5 एटमॉस्फेरिक। 2 घंटे बाद नापा तो भी 5 एटमॉस्फेरिक। इससे यह समझ में आया कि गैस के मॉलिक्यूल जो भी फोर्स लगा रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल बेटे, गैस के मॉलिक्यूल्स वट एवर फोर्स दीज आर अप्लाइंग ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल बेटे, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। और ये फोर्स क्यों लग रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की वजह से लग रहा है, स्पीड की वजह से लग रहा है। दैट मीन्स देयर आर सम स्पीड्स विच आर कांस्टेंट। गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड्स। कांस्टेंट बोला है, इक्वल नहीं बोला है, ध्यान रखना। कांस्टेंट स्पीड मतलब हर गैस का मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहा था उसी से चलता रहेगा, उसी से चलता रहेगा, ठीक है, उसी से चलता रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? भाई वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मैंने क्या कहा, डायरेक्शन बदल रही है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो फिक्स रहेगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए फिक्स रहेगा बच्चों क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल लगातार बराबर ताकत से टक्कर मार रहा है वेसल की वॉल पर। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड चेंज हो रही होती तो गैस का मॉलिक्यूल अलग अलग समय के बाद अलग अलग प्रेशर लगाता। उसी बात भेजे में। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ईच मॉलिक्यूल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बट देयर आर लॉट मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को नाप पाना इंपॉसिबल है। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या किया, कुछ अजम्पशंस लिए, स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस, और उन्होंने प्लॉट किया डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को स्पीड के साथ। तो कर्व कुछ ऐसा है, कर्व जो था वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना, लाइक दिस। क्या शक्ल है इस कर्व की? इस शक्ल की कर्व है घंटा। ये मंदिर के घंटे जैसा दिखता है ना, इसलिए इसे हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। कर्व बनाने के पीछे पर्पस क्या था? इनको ये तो चमक ही गया था कि हमारे मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी तो निकाल नहीं सकते, तो ये चेक करना चाहते थे नंबर 1, पहली बात, कि क्या गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है? गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है। दूसरी बात कि हम इंडिविजुअल वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते लेकिन एवरेज तो निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते लेकिन एवरेज तो निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ को बनाकर उन्हें कुछ बातें समझ में आई। वो क्या बातें थी, वो क्या रिजल्ट थे, क्या निष्कर्ष थे, वो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात जो उन्हें समझ में आई वो ये समझ में आई कि गैस के मॉलिक्यूल भले ही अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं लेकिन सारे मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर तो एक की स्पीड 1 है तो दूसरे आखिरी वाले की 100 होगी, ऐसा नहीं। क्यों? आप देखो ना, हर फ्रैक्शन पे एट एवरी फ्रैक्शन वी आर गेटिंग सेम स्पीड फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर दिस स्पीड देयर विल बी दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस स्पीड से चल रहे होंगे, इस स्पीड से चल रहे होंगे, है ना। ऐसे ये जो फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, ये वाला, इस वाली स्पीड के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो ये वाला होगा। मतलब ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जो कि इस स्पीड से चल रहे होंगे। ये फ्रैक्शन इस स्पीड से चल रहा होगा। तो पहली बात तो ये होगी कि हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट नहीं है,
फॉर सम फ्रैक्शन मतलब फॉर सम फ्रैक्शन मतलब कुछ कुछ मॉलिक्यूल के गुच्छे बने हुए हैं जो बराबर स्पीड से चल रहे हैं। 100 मॉलिक्यूल है तो 20 किसी से चल रहे हैं, 5 किसी से चल रहे हैं, 10 किसी से चल रहे हैं, 15 किसी से चल रहे हैं, ये पता लगाएं। सारे अलग अलग से नहीं चल रहे हैं, सारे अलग अलग से नहीं चल रहे हैं। मतलब अगर अंदर 100 मॉलिक्यूल है तो 20 ऐसे हैं जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 40 ऐसे हैं जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 5 ऐसे हैं जो 15 से चल रहे हैं, ऐसा। ठीक है, ठीक है। फिर इन्हें पता लगा कि जो गैस का मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी फिक्स होती है, एंड दिस वेलोसिटी कम्स एट द पीक ऑफ दिस कर्व। ये जो वेलोसिटी होगी जो यहां पे दिख रही है, ये जो स्पीड होगी जो अपने को यहां पे दिख रही है, ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है। इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि इस स्पीड के मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। जैसे मतलब सपोज करो 20 40 60 5 65 65 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास अगर बर्तन में, तो उसमें 40 की स्पीड ये है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, एग्जाम में पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया तो अधिकतर बच्चों के 50 में, क्लास में 50 बच्चे थे, 30-40 बच्चों के 40 बच्चों के 50 नंबर के आसपास आए, तो 40 नंबर मोस्ट, तो 50 नंबर जो है 50 मार्क्स, देयर आर मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स बिकॉज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ क्लास हैज ऑब्टेन्ड दोज मार्क्स। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कौन सा नेता जीतता है? हु गेट्स मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वोट्स, हु गेट्स मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वोट्स। तो दो बातें अब तक मेरे को चमक गई हैं, वो दो बातें मैं लिख देता हूं। पहला, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई और वेरी लो velocities is very less। बहुत लो वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन भी बहुत कम है, बहुत हाई वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन भी बहुत कम है। दैट मींस अधिकतर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक रेंज ऑफ स्पीड में चल रहे होंगे, बहुत कम स्पीड वाले भी नहीं होंगे और बहुत ज्यादा स्पीड वाले भी नहीं होंगे। दूसरा, velocity of maximum fraction of molecules is called most probable, उसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते। क्या कहते हैं उसे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद में उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखने के बाद मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दो वेलोसिटीज और डिफाइन की। ये दोनों वेलोसिटीज एवरेज थे, एक प्रकार के एवरेज थे जिनको इन्होंने डिफाइन किया, है ना, जिनको इन्होंने डिफाइन किया। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या किया? डिफाइन किया। वो कौन कौन सी स्पीड्स थी? वो स्पीड्स थी, आइए पढ़ते हैं उन स्पीड्स के बारे में। पहले ग्राफ में देख लो, एक स्पीड यहां पर दिखी जो कि मैंने पीले पेन से दिखाई है ना, और एक स्पीड दिखी यहां पे, एक स्पीड दिखी यहां पे, ठीक है ना। एक यहां दिखी और एक यहां दिखी।
तो उन्होंने कहा भैया 3 स्पीड्स होती हैं गैस के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें 3 तरह की स्पीड्स होती हैं। ये तो मैक्सिमम फ्रैक्शन की स्पीड हो गई, इसके अलावा 2 एवरेज और डिफाइन किए उन्होंने। तो इन एवरेज में से एक एवरेज तो था एवरेज स्पीड, इनमें से एक तो था एवरेज स्पीड जिसका नाम है वी एवरेज, एक तो एवरेज स्पीड था जिसका खुद का नाम है वी एवरेज। ये क्या होता है? ये होता है मैथमेटिकल एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड का मैथमेटिकल एवरेज, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड का मैथमेटिकल एवरेज। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, V1 स्पीड है, किसी की V2 है, एक की V3 है, एक की V4 है, एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स Vn तक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल स्पीड्स प्लस टोटल स्पीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n, टोटल स्पीड्स का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने कर्व में देखा कि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग तो होती नहीं, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स एट ईच वेलोसिटी। तो मतलब असलियत में क्या होगा कि अगर टोटल n मॉलिक्यूल्स है, मतलब असलियत में क्या पिक्चर होगी? असलियत में पिक्चर कुछ ऐसी होगी, अगर इस वेसल में टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं तो n1 की स्पीड v1 होगी, n2 की स्पीड v2 होगी, n3 की स्पीड v3 होगी। टोटल n मॉलिक्यूल्स हमने भर रखे एंड सो ऑन, n1 की v1, n2 की v2, n3 की v3, टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे केस में एवरेज कैसे निकलेगा बेटा? ऐसे केस में निकलेगा n1 v1, n2 v2, n3 v3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, वो तो n ही रहेंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हो तो। अगर आप इसे लिंक करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो बाय लिंकिंग इट विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक फॉर्मूला और निकल के आता है, वो आता है 8RT बाई पाई एम, 8RT बाई पाई एम। वी एवरेज निकल के आता है इसके अंदर 8RT बाई पाई एम, ठीक है ना, 8RT बाई पाई एम। इस पूरे के पूरे को एक्सप्रेशन में हम जो मास रखेंगे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में सॉल्व होगा? SI यूनिट में सॉल्व होगा। m क्या होगा? m होगा मोलर मास ऑफ गैस, जो कि किलोग्राम में रखा जाएगा। मोलर मास ऑफ गैस जो कि किलोग्राम में रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 8R अपॉन पाई तो कांस्टेंट ही है, तो अगर मैं 8R अपॉन पाई को कांस्टेंट को सॉल्व कर दूं, तो 8R अपॉन पाई को सॉल्व करके इसका अंडर रूट लेने पर मेरे पास आ जाएगा 4.6। अंडर रूट 8R अपॉन पाई को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया निकल के 4.6 अंडर रूट T बाई एन। आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी स्पीड आती है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा VRMS। ये भी एक प्रकार का एवरेज ही है। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, बस ये एक प्रकार का एवरेज है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मजे की बात यह है कि ये जो एवरेज होता है ना, ये उल्टा होता है। मतलब कैसे निकालते हैं इसे? जिस ऑर्डर में लिखे हैं उस ऑर्डर से उल्टा निकालते हैं। जैसे तुम्हारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी की वेलोसिटी V1 है, किसी की V2 है, किसी की V3 है, किसी की V4 है, किसी की V5 है, तो पहले करोगे उनका स्क्वायर,
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, पहले करोगे उनका स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो उनका लोगे मीन, मीन मतलब एवरेज, डिवाइड कर दिया। अब ले लोगे अंडर रूट, अब ले लोगे अंडर रूट। तो अगर सबकी स्पीड डिफरेंट है तो ये लगेगा, लेकिन तुम जानते हो पिछले वाले केस की तरह कि सबकी स्पीड डिफरेंट होने वाली तो है नहीं भाई। अभी तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ बना के बैठे हो तो तुम्हें पता है कि n1 की स्पीड v1 है, n2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v2 है, n3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v3 है, एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे वाले केस में हम लिखेंगे Vrms बराबर n1 v1 स्क्वायर, n2 v2 स्क्वायर, n3 v3 स्क्वायर, सो ऑन अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया और फिर अंडर रूट ले लिया। ये बन गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर अंडर रूट ले लिया, ये बन गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ध्यान रखना ये स्क्वायर केवल वेलोसिटीज का है, होल स्क्वायर नहीं है, n1 v1 का होल स्क्वायर नहीं है। इट इज n1 नॉट, ये नहीं है, ये है, ठीक है ना। हाँ जी, गड़बड़ा मत जाना, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। इसे भी अगर आप लिंक करोगे विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विदाउट एनी डेरिवेशन, मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी अंडर रूट 3RT बाई एम। सॉल्व करोगे 3R बाई इसको 3R को तो ये निकल के आएगा 5T बाई एम। आर की वैल्यू 25/3 रख के सॉल्व करके देख लेना, आर की वैल्यू 25/3 रख के सॉल्व करके देख लेना। पच्चीस का अंडर रूट 5, ठीक है, समझ गए। चलो तीसरी वेलोसिटी जो हमने अपने ग्राफ की पीक पर देखी थी वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे कहते हैं VMP। VMP इट इज द स्पीड possessed by maximum fraction of gas molecules. It is the speed possessed by maximum fraction of gas molecules. वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2RT बाई एम। सर इसमें कोई वैसा वाला फॉर्मूला नहीं है n1 v1 n2 v2 वाला, क्योंकि ये एवरेज नहीं है ना लल्ला। वो दोनों स्पीड्स तो मैथमेटिकली डिफाइन की गई हैं, ये तो होती ही है ना, तो ये एवरेज तो है नहीं। इसको बेटा सॉल्व करोगे अंडर रूट 2R को तो ये निकल के आएगा 4.1 इंटू अंडर रूट ऑफ T बाई एम। अब देखो मेरे भाई V एवरेज कितनी निकल के आई थी? 4.6 अंडर रूट T बाई एम। V RMS कितनी निकल के आई थी? 5 अंडर रूट T बाई एम। और यो निकल के आई है 4.1 अंडर रूट T बाई एम। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V मोस्ट प्रोबेबल से बड़ी कौन सी स्पीड होगी? V एवरेज। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? V RMS। V एवरेज सबसे छोटी, मतलब V RMS मोस्ट प्रोबेबल से भी बड़ी होगी, एवरेज से भी बड़ी होगी। थर्ड पॉइंट क्या आ गया? RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल का ऑर्डर ये होता, ऑर्डर ये होता।
ठीक है ना। ये क्या निकला, ये निकला है भी अपना थर्ड पॉइंट। क्लियर है, ये निकला है जी थर्ड पॉइंट। क्लियर। चलिए जी, आइए सॉल्व करें अब। क्वेश्चंस लेते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते, ये भी बड़े प्यारे प्यारे से टॉपिक्स हैं। अच्छा एक बात और, ये भी बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और इन पर भी कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस इनके ऊपर बनते हैं। नॉर्मल नॉर्मल प्यारे प्यारे क्वेश्चंस वो आपसे करवाएगा और कुछ भी नहीं करवाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। आइए लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। In a group of gas molecules, ten molecules move with 50 meter per second, 20 molecules with 40 meter per second, 5 molecules with 25 meter per second, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। फाइंड ए वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज, यही दोनों फाइंड कर लो, है ना। आरएमएस के औकात, आरएमएस के हिसाब से कैलकुलेशन औकात से बाहर हो जाएगी। इतना बड़ा स्क्वायर करके फिर रूट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। ये है सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कंटेनर में आपने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, 20 ऐसे हैं जो 40 मीटर से कर रहे हैं, फिर 5 ऐसे हैं जो 25 से कर रहे हैं, और फिर 10 ऐसे हैं जो 30 मीटर से कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहले तो वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल, है ना। वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल होगा बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। वी मोस्ट प्रोबेबल होगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी मोस्ट प्रोबेबल कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा 40 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड, यही तो होता है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी यहां पर? वो होगी 40। क्यों होगी 40? क्योंकि मैक्सिमम 50 में से 20 मॉलिक्यूल्स तो 40 चल रहे हैं ना, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल तो इसी स्पीड से चल रहे हैं ना दद्दा। अब आया एवरेज का सवाल, तो वी एवरेज N1 V1, N2 V2, N3 V3 अब प्लस N4 V4 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल होंगे 50, 10 प्लस 20 प्लस 15 कर लो, 500, 800, 50, सॉरी 125, 300, 1725 अपॉन 50 कितना आ गया ये? 5 से काट दो 3, 15,
चौक। थर्टी 34.5 मीटर पर सेकेंड। सर आप तो कह रहे थे एवरेज बड़ा होता है, वही छोटा होता है। बड़ा होता है भाई, एवरेज बड़ा होता है। ये तो अपना डाटा ऐसा है, हिपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए उल्टा सीधा आ गया है और कोई बात नहीं। एवरेज बड़ा होता है, डोंट वरी। मोस्ट प्रोबेबल से बड़ा ही होता है, चिंता मत करो। जब तुम टी और एम रखोगे तो वो मोस्ट प्रोबेबल से बड़ा ही आएगा, ठीक है। जब तुम टी और एम रखोगे तो वो मोस्ट प्रोबेबल से बड़ा ही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following relation is are correct? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ए, वी आर एम एस बराबर वी एवरेज इंटू 1.085, बी वी आर एम एस बराबर वी एवरेज इंटू 1.5, सी वी एवरेज सॉरी वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मोस्ट प्रोबेबल इंटू 1.225 और डी इंटू 2। ये चार ऑप्शंस हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है। ये चार ऑप्शंस अपने को दिए ले हैं, पूछ रहा है कौन से ऑप्शन सही है कौन से ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। करो, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वी आर एम एस क्या होता है? 5 अंडर रूट टी बाई एम, ठीक है। वी आर एम एस होता है 5 अंडर रूट टी बाई एम। वी एवरेज क्या होता है? 4.6 अंडर रूट टी बाई एम। डिवाइड कर दो, कट गया, तो वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, यह आएगा निकल के 1.085, यह आएगा निकल के 1.085। तो यहां से वी आर एम एस कितना आ जाएगा? 1.085 वी एवरेज, ये लो, ठीक है। 1.085 वी एवरेज, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सत्यानाश हो जाए इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एवरेज वाले तो डील हो गया, तो अगर ए ऑप्शन सही हो गया तो बी गलत हो गया ऑटोमेटिकली। अब आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल का देख लो। वी आर एम एस 5/4.1 विद द सेम लॉजिक, अंडर रूट टी बाई एम कट जाना, यह आएगा 1.224। तो वी आर एम एस बराबर वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल सी सही हो गया। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जहां चाहे वहां लगा सकते हैं आप। ये दोनों रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इन्हें आप याद कर लें, इन्हें आप क्या कर लें, इन्हें आप याद कर लें। ये याद करने वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। कहीं पर भी कुछ भी पूछेगा दूसरा आप से निकाल सकते हैं। कहीं पर भी वो कुछ भी पूछेगा, एक स्पीड देके दूसरी स्पीड पूछेगा, यू कैन यूज दीज रिलेशंस एंड कैलकुलेट फटाफट, दनादन कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? दनादन कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एट 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 degree Celsius, RMS speed, RMS VRMS of CO2 gas is 50 मीटर पर सेकेंड। मान लो इतनी निकल के आ रही है, 50 बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1000 मीटर पर बहुत कम नहीं हो गई, 1000 मीटर पर सेकंड इतनी होती है, लगभग इस रेंज में होती है।
VRMS of CO2 gas is 1000 meter per second. Find average speed and V most probable of CO2 molecules at this temperature. ठीक है ना? तो ये नहीं कि तुम सॉल्व करने बैठ जाओ, है ना, ये नहीं कि तुम सॉल्व करने बैठ जाओ T/m लिख के बैठ जाओ, आंसर हालांकि आज से भी आ जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत ना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। VRMS बराबर 1.085 V एवरेज, तो V एवरेज कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1.085। अब सर ये इतना गंदा हम सॉल्व कैसे करेंगे, इतना गंदा सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व, क्योंकि तो कैलकुलेशन बड़ी वाहियात हो गई। 1.085 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम 1.085 से करो, 1.1 से कर लो, तो मैं अप्रोक्सीमेट आंसर तो मिल ही जाएगा ना। यार अप्रोक्सीमेटली 909 मीटर पर सेकेंड, तो मैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर से मतलब है। ऐसे वी मोस्ट प्रोबेबल कितना होगा, वो होगा VRMS अपॉन 1.225, 1000 अपॉन 1.225, तो 1000 को 1.225 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 816 मीटर पर सेकेंड। 1.2 से कर लोगे तो मैं 1.2 से करके बता देता हूं, 833 आ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट आइडिया तो मैं मिल जाएगा कितना आ रहा है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ RMS velocity of hydrogen at 50 K and that of oxygen at 800 K, ठीक है ना। Find the ratio of RMS velocity of hydrogen at 50 K and that of oxygen at 800 K, ठीक है। ऑप्शन ए 4 2 1 और 1/4। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, कर लो भाई सॉल्व। ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आइए बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। VRMS क्या होती है, 5 टाइम्स √T/m, यही तो होती है, 5 टाइम्स √T/m, यही तो होती है ना। तो देखो बस टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा इसमें केल्विन में ही रखा हुआ है। 50/2, सर आपने इसे किलोग्राम में क्यों नहीं चेंज किया, कर लो कट जाएगा, कर लो, अपना रास्ता मत भटको, कर लो। VRMS ऑफ O2 800, ठीक है ना। रेशो ले लो, रेशो, काटे कूटे पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, ऊपर से नीचे तक सब अंडर रूट में है। 50/2 इंटू 10⁻³ 800 32 10⁻³, ये काटे वो काटे, ये आ गया 16 और ये भी आ गया 16, 1 16 से 16 कट गया, बच गया बम का गोला, आंसर आ गया एक गोला, आंसर आ गया एक गोला, ठीक है। गोला आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। कितना आ गया, आंसर आ गया 1, 1, आंसर कम्स आउट टू बी 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट at what temperature
at what temperature V average of C3H6 molecules will be equal to V average of Cl2 at 627 डिग्री सेल्सियस। 627 डिग्री सेल्सियस पर मैंने क्लोरीन की क्या नापी? वी एवरेज नापी। क्या नापी? वी एवरेज नापी। और अब मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर हुआ जहां पर, कौन सा ऐसा टेम्परेचर हुआ जहां पर C3H6 का भी वी एवरेज उतना ही हो जाएगा जितना Cl2 का 627 पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी है नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर Cl2 टेम्परेचर है 627 प्लस 273, 7 3 10 2 7 9 और 1 10 6 और 8 9, 900 केल्विन, ठीक है ना। और फॉर C3H6 मोलर मास, मोलर मास कितना होगा लल्ला? 36। 36 कैसे आया सर? 12 इंटू 3 प्लस 6 42, 42। डन, डन सर, डन। तो वी एवरेज बराबर करना है किसका? C3H6 का, किसके? Cl2 के। तो कर दो बेटे। 4.6 अंडर रूट, टेम्परेचर निकालने का किलोग्राम में रख दिया। 4.6 अंडर रूट, टेम्परेचर 900 दिएला है, इसको किस में रख दिया? किलोग्राम में रख दिया। ठीक है, तारीफ कर दी दोनों की। क्या कर दी? तारीफ, मतलब सवास 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 कर दिया। सवास करोगे क्या होगा? अब शुरू होगा खेल काटे कूटे का। 900 अपॉन 71 10⁻³ ये कट गया, 7 से काट दो, 6 टाइम्स 10 टाइम्स 90। टी आएगा अप्रोक्सीमेटली 540 केल्विन। 540 के पास में कौन सा आंसर है बेटे? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। दोनों की वी एवरेज बराबर करनी थी, मान लिया। टेम्परेचर पूछा था किस टेम्परेचर पे बराबर होंगे, टेम्परेचर पूछा था किस टेम्परेचर पे दोनों की वी एवरेज बराबर होगी, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा था उसने? हमसे पूछा था वी एवरेज किस टेम्परेचर पे दोनों गैसों के बराबर होंगे, ठीक है। Cl2 के लिए 900 केल्विन का टेम्परेचर था, C3H6 का मोलर मास 42 था। मैंने दोनों की वी एवरेज को कर दिया बराबर, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट कर दी, 4.6 से 4.6 कट गया, अंडर रूट में कहानी आ गई। सॉल्व करना है तो अंडर रूट को निपटाना पड़ेगा, निपटा दो। अप्रोक्सीमेटली 540 केल्विन का टेम्परेचर बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 542 के सबसे पास में कौन है? बी ऑप्शन, यानी कि 532.4 केल्विन। आंसर हमारा मैच कर गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT 2001 में क्वेश्चन आया था, ये है ना, पुराना क्वेश्चन है। ऐसे ही एक पुराना क्वेश्चन और करा रहा हूं जो गैसीय स्टेट में आया हुआ है, और उसके बाद ये सारी की सारी कहानी को हम खत्म करेंगे। VRMS of hydrogen is under root 5 times of VRMS of nitrogen, ठीक है, ये दे रखा है। If T is the temperature of gas, correct relation is A TH2 बराबर TN2, B TH2 TN2, C TN2, अंडर रूट ऑफ TN2।
ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, तो देखिए VRMS ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, वो होगा 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। ठीक है, 5 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। VRMS ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 5 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 28। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है वो कि हाइड्रोजन की जो VRMS है वो अंडर रूट 5 टाइम्स है नाइट्रोजन की VRMS के। हाइड्रोजन की जो VRMS है वो अंडर रूट 5 टाइम्स है नाइट्रोजन की VRMS के। तो 5 टाइम्स अंडर रूट TH2/2 बराबर 5 टाइम्स नाइट्रोजन का टेम्परेचर अपॉन 28। सर किलोग्राम में क्यों नहीं बदला, भाई अल्टीमेटली कटना ही है, बदलना है बदल लो, यहां पर 10⁻³ लिख लेना, कट जाएगा, क्योंकि जब इक्वल करोगे तो कटना तो है ही, भगवान भी रोक नहीं सकता उसे कटने से। अब इनको दे दो शाबाशी, सबास 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 करोगे, दोनों निकल के बाहर आ गए। ये क्या किया भाई मैंने, अंडर रूट 5 टाइम्स 5 T नाइट्रोजन अपॉन 28। तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो 5 टाइम्स, जब मैंने इसका किया शाबाश, ये रूट से बाहर आ गया, ये 5 रूट से बाहर आ गया, यानी कि देखो TH2 अपॉन TN2 कितना आएगा 10/28, जो कि लेस देन 1 है। यहां से TH2 कितना आ गया, लेस देन TN2। सी ऑप्शन, AIPMT 2007। ठीक है, तो ये हमारी कहानी खत्म होती है किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद रियल गैसेस। आइडियल गैस की कहानी यहां खत्म होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद रियल गैसेस। अब मैं आपको रियल गैसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल डील विद रियल गैसेस। ठीक है, अगले 2 लेक्चर रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, खत्म करेंगे चैप्टर को, और क्या करना है। ठीक है ना, चलिए ओके, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए फॉर्मूले, नए डेरिवेशन, नई थ्योरी, नए टॉपिक के साथ। ओके, चलते हैं।